नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सत्री और सानस प्रत्यय की। इससे पूर्व हमने दो प्रत्यय पढ़े थे, त और तवतु। आज पढ़ेंगे हम सत्री और सानस और उनसे आगे जो भी होंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम पहले प्रत्यय सत्री प्रत्यय की बात कर रहे हैं। क्या सत्री प्रत्यय का परिभाषा सूत्र है और कैसे इनके उदाहरण हैं, तो उनके बारे में जानिए। तो इसका विद्यार्थी मैंने पहले भी आपको बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि जो सत्री प्रत्यय है, सत्री और सानस इनका जोड़ा है और ये सत प्रत्यय सतसंज्ञक प्रत्यय कहलाते हैं। इनकी सतसंज्ञक होती है, सत संज्ञा होती है। तो सत्री और सानस का जोड़ा है। जैसे त और तवतु का जोड़ा था, वैसे ही सत्री और सानस का जोड़ा है। तो जो सूत्र सत्री प्रत्यय का होगा वही सानस प्रत्यय का होगा। तो सत्री प्रत्यय का सूत्र है लट सत्री सानसाव प्रथमा समानाधिकरणी। क्या है? लट सत्री सानसाव प्रथमा समानाधिकरणी, यानी कि लट लकार अर्थात वर्तमान काल में सत्री और सानस प्रत्यय समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे क्रिया का निरंतर होना अर्थ में परस्मैपदी धातुओं से सत्री प्रत्यय का अत लगाया जाता है। विद्यार्थियों, दो प्रकार की धातु होती है, एक होती है परस्मैपदी और एक होती है आत्मनेपदी। तो ये जो सत्री प्रत्यय है वो परस्मैपदी धातुओं के साथ में लगाया जाता है। और कब? जब क्रिया का निरंतर होना, यानी क्रिया कंटिन्यूज हो रही है, लगातार हो रही है, अर्थात वर्तमान काल के लिए। तो वर्तमान समय की अगर बात की जाए, उनका अर्थ बताने के लिए धातुओं के साथ में सत्री प्रत्यय लगाया जाता है। और सत्री प्रत्यय का विद्यार्थियों अत शेष रहता है। इसमें जैसे ये जो सत्री है, इसमें री का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और प्रारंभ में ये जो श है इसका भी लोप हो जाएगा। तो श में से स को हटा देंगे तो शेष क्या रहेगा? अ रहेगा। और त्रि में से री को हटा देंगे तो शेष क्या रहेगा? त रहेगा। तो यानी इस सत्री प्रत्यय का अत शेष अत लगाया जाता है। अत लगाने का मतलब है कि इसका अत शेष रहता है। सत्री प्रत्यय में एक सूत्र है चुटु इत संज्ञक। चुटु से क्या होता है कि स का लोप हो जाएगा। नहीं सॉरी, लसक वद तदिति सूत्र है, लसक वत तदिति। उससे क्या होता है कि स का लोप हो जाएगा और उपदेश से अजनुनासिक में से इससे री का लोप हो जाएगा। तो सत्री से क्या शेष रहेगा? अत। और ये वर्तमान काल यानी जो क्रिया निरंतर हो रही है उसका अर्थ बताने के लिए हमें परस्मैपदी धातुओं के साथ सत्री प्रत्यय जोड़ा जाता है और सत्री प्रत्यय का अत शेष रहता है, यानी अत लगाया जाता है। जैसे धातु है दृश्य धातु और सत्री प्रत्यय, रूप बनेगा पर्शियन। विद्यार्थी, धातु दृश्य और रूप पर्शियन क्यों बनाए? क्योंकि इसमें मूल ये जो धातु दृश्य है इसके रूप है वो पर्शिय में शब्द है। जैसे पर्शियति, पर्शियत, पर्शियंती, इस प्रकार। तो इसका रूप बनेगा पर्शियन। अगला है इस्ता धन सत्री। रूप क्या बनेगा? तिष्ट। धातु क्या है? इस्ता, और रूप चलेंगे तिष्ट में। विद्यार्थियों, तिष्ट धातु भी कह सकते हो इसमें आप, और इस्ता धातु भी। तिष्टन में आप दो धातु बता सकते हो, एक तो इस्ता और दूसरी तिष्ट, जिसका इस्ता या तिष्ट का मतलब होता है ठहरना या रोकना। क्योंकि इसकी इस्ता धातु के रूप भी तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठाव, तिष्ठाव, ऐसे इनके रूप चलते हैं। तो इसलिए इस्ता के रूप तिष्ट में चलते, तो इसका रूप बनेगा तिष्ठन। मूल धातु के साथ आपको अंत में क्या जोड़ना है? न जोड़ना है, और वो भी हलंत। अगला है पादन सत्री। रूप बनेगा पीबन, क्योंकि इसमें भी रूप चलते हैं पीबती, पीबतः, पीबंती, पीबसी, पीबथः, पीबत, पीबामी, पीबाव, पीबाम। अगला है पट धन सत्री। रूप बनेगा पठन। गम धातु है तो रूप क्या बनेगा? गम धन सत्री गचन, क्योंकि रूप चलते हैं गचति, गचत, गचंती, ऐसे। अगला है किरीट धन सत्री। रूप बनेगा किरीडन। धावधन सत्री। रूप बनेगा धावन। ज्ञाधन सत्री। रूप बनेगा जानन, क्योंकि इसमें रूप बनते हैं जानाति, जानीतः, जानिंती, ऐसे रूप बनते हैं। कतधन सत्री। रूप बनेगा कथन। ग्राधन सत्री। रूप बनेगा जिग्रन, क्योंकि रूप चलते इसमें जिग्रति, जिग्रतः, जिग्रंती, ऐसे। ग्रह का मतलब होता है सूंघना। नृत धन सत्री। रूप बनेगा नृत्यन। स्मृति धन सत्री। रूप बनेगा स्मरण। तो इस तरीके से विद्यार्थियों ये सत्री प्रत्यय है। सत्री का आपको क्या शेष लगाना है? अथ।
अब इनका हम रूप ऐसे ही, ये जो रूप बनाया मैंने, पर्शियन, तिष्ठन, पीबन, गर्जन, ये सारे रूप है पुल्लिंग में। अगर इनको आप नपुंसक लिंग में बनाना चाहते हो या मूल रूप बनाना चाहते हो तो पर्शियन का क्या हो जाएगा? पर्शियत हो जाएगा। तिष्ठन है तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? तिष्ठत हो जाएगा। पीबन है तो क्या हो जाएगा? पीबत हो जाएगा। पठन का क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? पठत। तो इस प्रकार आप सभी बना सकते हो ऐसे। ये जो रूप है पर्शियन, ये पुल्लिंग का है, और ये जो पर्शियत है ये नपुंसक लिंग या मूल रूप कह सकते हो आप। तभी तो मैंने कहा ना अत जुड़ेगा। तो जैसे पर्शियत अंत में क्या गया? अत। तिष्ठत अंत में क्या गया? अत। पीबत अंत में क्या गया? अत। पठत अत। और जब मूल रूप में इसमें अत जुड़ेगा, और जब आप नपुंसक लिंग में बना रहे हो तभी ये जुड़ेगा या मूल रूप में। और अगर पुल्लिंग में रूप बनाना है तो इसका जुड़ेगा अंत में न। क्या जुड़ेगा? न। तो इस तरीके से ये सत्री प्रत्यय हो गया। अब विद्यार्थी मैं इसकी पहचान बताता हूँ, जिससे क्या है कि आप किसी भी प्रकार का कोई शब्द देखोगे तो उसमें बता सकते हो कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो पहचान देखिए क्या है। पहचान, अगर किसी शब्द के अंत में न हलंत या त हलंत दिखाई दे तो वहाँ सदा सत्री प्रत्यय होगा, न हलंत। ज़्यादातर आपको यही देखना है कि अपने सिलेबस में इसका जो उदाहरण है उसमें न हलंत होगा विद्यार्थियों। क्या होगा? न हलंत। मैं अब बात कर रहा हूँ कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की। अगर इसमें आपका कोई भी उदाहरण आ रहा है सत्री प्रत्यय का तो इसमें 90% शब्दों में न हलंत दिखाई देगा, यानी क्योंकि इसके ज़्यादातर रूप आपको पुल्लिंग में देखने को मिलेगी, इसलिए न हलंत हो गया। अगर वो शब्द मूल है या नपुंसक लिंग का है तो उसको अंत में क्या होगा? तो उस शब्द के अंत में आपको त दिखाई देगा। तो किसी भी शब्द के अंत में त हलंत या न हलंत दिखाई दे रहा है तो वहाँ सदा आपको सत्री प्रत्यय बताना है। जैसे शब्द के अंत में क्या है? न हलंत है, और अगर आप नपुंसक लिंग या मूल रूप बना रहे हो तो शब्द के अंत में क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? त हलंत हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना सत्री प्रत्यय पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे आगे सानस प्रत्यय की। तो विद्यार्थियों दूसरा प्रत्यय देखिए, सानस प्रत्यय। सानस प्रत्यय का क्या सूत्र है और क्या इसकी पहचान है वो देखिए। तो सानस प्रत्यय का भी सूत्र जो सत्री प्रत्यय का था वही सेम है, क्योंकि सत्री और सानस का दोनों का जोड़ा है। तो देखिए क्या है कि लटह सत्री सानसाव प्रथमा समानाधिकरणी, यानी यह भी वर्तमान काल के अर्थ को बोध कराने के लिए लगाया जाता है। कार्य का निरंतर होना अर्थ में सभी आत्मनेपदी धातुओं से सानस प्रत्यय का आन या मान लगाया जाता है। आन कहाँ लगाया जाता है और मान कहाँ लगाया जाता है? तो हलंत धातुओं में मान तथा सवरांत धातुओं में आन लगाया जाता है। तो यानी विद्यार्थियों जब सानस प्रत्यय है, सानस इसमें क्या है? च हलंत का क्या हो जाएगा? लोप, और लर्शक वध तदित से क्या हो जाएगा? इस श का लोप। तो क्या शेष रह जाएगा? आन। तो इस कहीं आन लगेगा और कहीं क्या हो जाएगा? मान। यानी ऐसे धातु जो हलंत या हलंत का मतलब है ऐसी धातु जो जिसके अंत में क्या हुआ हो? लगा हुआ हो, हलंत लगा हुआ हो। तो हलंत धातु है, उनके साथ में तो अंत में क्या जुड़ेगा? मान। और सवरांत, सवरांत का मतलब ऐसी धातु जिसका अंतिम जो वर्ण है वो स्वर हो, तो वहाँ हम सानस प्रत्यय का क्या लगाएंगे? आन लगाएंगे। और ये भी कार्य का निरंतर होना अर्थ में, यानी वर्तमान काल के अर्थ में। और जब हमने सत्री प्रत्यय पढ़ा तो सत्री प्रत्यय भी वर्तमान काल का अर्थ बोध कराने के लिए लगाया जाता है, और यह भी वर्तमान काल के लिए यानी क्रिया का निरंतर होना अर्थ में लगाया जाता है। और सत्री प्रत्यय लगाया जाता है सभी परस्मैपदी धातु में, और सानस प्रत्यय लगाया जाता है आत्मनेपदी धातु में। आत्मनेपदी धातु वह धातु जो स्वयं के लिए प्रयुक्त हो, और परस्मैपदी धातु यानी जो दूसरों के लिए प्रयुक्त हो। तो परस्मैपदी वर्तमान काल यानी लट, लट का मतलब है कि लट लकार, लट लकार यानी वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का अर्थ बताने के लिए परस्मैपदी धातुओं से सत्री प्रत्यय लगाया जाता है, और वर्तमान काल का अर्थ बताने के लिए आत्मनेपदी धातुओं से सानस प्रत्यय लगाया जाता है। और सानस प्रत्यय अगर हलंत धातु के साथ जुड़ रहा है, हलंत जैसे ये मुद द हलंत है, वृत ये सारी हलंत है, जैसे क्री अंत में री आ गया तो स्वर हो गया, ब्रू अंत में ऊ आया तो ऊ क्या है? स्वर है। ज्ञा अंत में क्या है? आ स्वर है। क्री ई अंत में क्या है? स्वर। तो वे धातु जो स्वरांत है वहाँ तो इसका लगेगा
आन, और वे धातु जो हलंत उनके साथ में जोड़ेगा इसका मान। उदाहरण देखिए, जैसे मूर्धन सानस, ये सारी धातुएं कैसी है विद्यार्थियों? आत्मनेपदी है। तो मूर्धन सानस क्या बनेगा? मोदमान। वृतधन सानस वर्तमान। विद्यार्थियों यहाँ री है, री का क्या बन गया? अर। री का क्या बना है? अर, तब हो गया वर्त। इक्ष्धन सानस इक्ष्मान। सेवधन सानस सेवमान। कंपधन सानस कंपमान। अब विद्यार्थियों जैसे यहाँ तो मान 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 मान, और यहाँ क्या आया? मान आया है। न क्यों आया है? अगर किसी शब्द में र, री या श, मूर्धन्य श, ये अगर आ जाती हैं तो वहाँ न के स्थान पर क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? न बन जाएगा। वो भले शब्द कैसा भी हो और कहीं भी प्रयुक्त हो, र, री या श आया हुआ है तो उसमें न के स्थान पे क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। तो मान का क्या बन जाएगा? मान। आन का क्या बन जाएगा? आन। जैसे क्रीधन सानस क्या बन गया? कुर्वाण, क्योंकि यहाँ क्या आया विद्यार्थियों? र आ गया, इसलिए न का क्या बन गया? न बन गया। ब्रूधन सानस क्या बन गया? बुरवाण, क्योंकि यहाँ भी क्या आ गया? ब्रू, र आ गया है। ज्ञाधन सानस क्या बनाए? जानान, ज्ञानान। क्रीधन सानस क्या बनेगा? क्रीणान। दाधन सानस क्या बनेगा? ददान। विद्यार्थियों यहाँ जाना न है, य नहीं है, ये ज है। जाना न धातु क्या है? रूप बनेगा जानान। क्या बनेगा? जानान। अब इसकी पहचान क्या है वो देखिए। तो यदि किसी शब्द के अंत में मान या मान, या अगर ये लगा हुआ आपको समझ में नहीं आए तो इतना देख लेना कि अगर किसी शब्द के अंत में न या न दिखाई दे तो वहाँ सदा सत्री प्रत्यय होगा, सॉरी सानस प्रत्यय होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर न हलंत है तो सत्री प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन न या न के पीछे विसर्ग लगा हुआ है, यानी न या न ऐसा लगा हुआ अगर कहीं दिखाई दे तो वहाँ सानस प्रत्यय होगा। या मान या मान, और या फिर न या न कह सकते हो, न या न। किसी शब्द के अंत में न या न दिखाई दे तो वहाँ सानस प्रत्यय होगा। तो इस तरीके से अपना ये सानस प्रत्यय पूरा हो गया। तो विद्यार्थियों अगला प्रत्यय है अपना त्वा प्रत्यय। तो क्या इसका सूत्र है और क्या इसकी पहचान कैसे, इनके उदाहरण है तो देखिए। त्वा प्रत्यय जिसका परिभाषा सूत्र है समान कर्तृकयो पूर्व काले, यानी पूर्व काले का मतलब है कि पूर्वकालिक क्रिया को बनाने के लिए वह क्रिया जो पूर्वकालिक, पूर्व पहले के समय में हो रही, उसके अर्थ को बताने के लिए त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। और समान कर्तृक्यो, समान कर्ता के अर्थ में, अर्थात समान अर्थ बताने के लिए। अब इसमें भी क्या है कि त्वा और लेप का जोड़ा होता है। जैसे सत्री सानस का तो का था, वैसे भी त्वा और लेप का जोड़ा है। तो यह क्या है कि त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है। विद्यार्थियों लेखा क्या गया है? त्वा, और हम इसको क्या बोलते हैं कि कत्वा। यह कत्वा नहीं, इसको सही त्वा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्वा। तो विद्यार्थियों त्वा प्रत्यय का त्वा शेष रहता है पूर्वकालिक क्रिया को बनाने के लिए। कर या कर के अर्थ में उपसर्ग रहित धातु से त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है। विद्यार्थियों ध्यान रखना कि अगर किसी धातु के पूर्व में उपसर्ग जोड़ा हुआ है तो वहां त्वा प्रत्यय नहीं लगेगा। उपसर्ग रहित धातु है। उपसर्ग रहित का मतलब है कि उस धातु से पूर्व में कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर किसी धातु से पूर्व उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो वहाँ आप त्वा प्रत्यय नहीं लगा सकते हो। त्वा के स्थान पर वहाँ पर लेप प्रत्यय हो जाता है। तो विद्यार्थियों मूल बात इसकी ध्यान रखना कि त्वा प्रत्यय से पूर्व कभी उपसर्ग नहीं लगाया जाता है। तो कर या करके, कर या कर के अर्थ में जैसे खेल कर, देख कर, कार्य पूरा करके, तो यानी कर या कर के अर्थ में उपसर्ग रहित धातुओं से त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है, और वो भी किसके लिए? पूर्वकालिक क्रिया को बनाने के लिए। अब इनकी पहचान और उदाहरण देखिए। जैसे भूधन्त्वा, भूत्वा। विद्यार्थियों भूत्वा का मतलब है होकर, अंत में क्या आ गया? कर। होकर या होकर के,
तो कर या करके जिसके अंत में हिंदी का अर्थ जुड़े वहाँ त्वा या लेप प्रत्यय लगाया जाता है। क्री धन त्वा, कृत्वा यानी करके। गम धन गत्वा, गत्वा जाकर के या जाकर। पट धन त्वा, पटित्वा पढ़ करके। चुर धन त्वा, चोरहित्वा यानी चुरा कर या चुरा करके। तो विद्यार्थियों कर या कर के अर्थ को बताने के लिए पूर्वकालिक क्रिया के लिए त्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है और मूल बात यह है कि इससे पूर्व कोई उपसर्ग नहीं होना चाहिए। जी धनत्वा, जीतवा यानी जीत करके, जीत कर या जीत करके। दा धनत्वा, दत्वा देकर। लिख धनत्वा, लिखित्वा लिख कर या लिख करके। दृष्ट धनत्वा, दृष्टवा देख कर या देख करके। पृष्ठ धनत्वा, पृष्ठवा यानी पूछ करके या पूछ कर। तो विद्यार्थियों यह है इसके उदाहरण। अब इसकी पहचान क्या है? वैसे प्रत्यय सबसे आसान है, बहुत सरल है प्रत्यय। यानी अगर इसकी पहचान, जिन भी प्रत्ययों की पहचान आपको याद होगी है, पहचान अगर आपको समझ में आ गई है, तो किसी भी प्रकार का शब्द आपके सामने रख दिया जाए तो आप तुरंत बता दोगे कि इसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसके लिए इनकी जो पहचान है वो आपको याद होनी बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये पहचान कोई ऑथेंटिक नहीं है, बल्कि मैंने मेरे मन से बने हैं, आपको प्रत्यय आसानी से समझ में आए इसलिए। तो इसकी पहचान देखिए। यदि किसी शब्द के अंत में त्वा, त्वा, ध्वा या ढ्वा दिखाई दे तो वहाँ सदा त्वा प्रत्यय होगा। अब विद्यार्थियों मैंने ये त कहाँ लगेगा, ट कहाँ लगेगा, ध कहाँ लगेगा और ढ कहाँ लगेगा, ये मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। जब हमने त और तवतु प्रत्यय पढ़ा था तो त और तवतु में जहाँ पर त लगता था वहाँ यहाँ त्वा लगेगा, जहाँ ट लगता था वहाँ ट्वा हो जाएगा, जहाँ ध था वहाँ ध्वा और ढ का ध्वा। तो ये मैंने पहले बता दिया और अभी पुनः बता रहा हूँ कि अगर कोई शब्द सकार अंत वाली हो, यानी किसी शब्द के अंत में स, किसी धातु के अंत में स हो और वो धातु कैसी भी हो, प्रश्न हो या आत्म में हो, लेकिन स भी कोई सा भी स हो सकता है, दंत्य मूर्ति तालव्य कोई सा भी स हो, तो वहाँ पर अगर आप त्वा प्रत्यय जोड़ रहे हो तो वहाँ ट्वा हो जाएगा। और अगर कोई धातु जिसके अंत में ह लगा हुआ हो, हकार अंत वाली धातु हो, तो वहाँ ढ्वा हो जाएगा। और अगर कोई ऐसी धातु जिसके अंत में भ लगा हुआ हो तो वहाँ ध्वा हो जाएगा। और अन्य शेष जितनी भी धातु हैं उन सभी के अंत में क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? त्वा हो जाएगा। लेकिन इनके ज़्यादातर जो उदाहरण हैं वो त्वा के और बहुत कम उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे ट्वा के। और ध्वा और ढ्वा के तो 2-4 गिने सुने ही उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर अपने को यह याद रखना है त्वा और ट्वा जिसके अंत में जुड़ा हुआ हो वह सदा त्वा प्रत्यय होगा। जैसे भू तो क्या हो गया? भूत्वा। क्री अंत में क्या हो गया? त्वा। सबके अंत में त्वा 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 लिखा हुआ। जैसे ट्वा तो धातु के अंत में स है वहाँ ट्वा हो जाएगा और बाकी सभी के अंत में क्या लगा दिखाई देगा? त्वा दिखाई देगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों अपना ये त्वा प्रत्यय पूरा हो गया। अब हम इसका जोड़ा कौन सा है? लेप प्रत्यय वो पढ़ेंगे, क्योंकि त्वा और लेप का भी क्या होता है? जोड़ा होता है। तो अगला प्रत्यय अपना है लेप प्रत्यय। तो देखिए उसको। तो विद्यार्थियों अपना अगला प्रत्यय है लेप प्रत्यय। मैंने पहले आपको बताया था कि त्वा और लेप का जोड़ा होता है, लेकिन इन दोनों का सूत्र अलग अलग है। तो देखिए क्या है लेप प्रत्यय, सूत्र देखिए इसका। तो लेप प्रत्यय का सूत्र है समास से अने पूर्वे तो लेप। यानी समास के अनुसार, कौन सा समास? नए समास। जहाँ नए समास नहीं हो उनके अनुसार त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय हो जाता है। कब होता है और क्या इनका शेष रहता है? तो देखिए कि लेप प्रत्यय का यह शेष रहता है। लेप में अंत में क्या है कि प हलंत है और ल भी कैसा है? हलंत। तो दोनों का क्या हो जाएगा? लोप। क्या शेष रहेगा? यह। तो यानी लेप प्रत्यय का यह शेष रहता है। धातु से पूर्व कोई उपसर्ग हो तो वहाँ त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय प्रयुक्त होता है और यह प्रत्यय भी कर या कर के अर्थ में लगाया जाता है। जैसे हमने इससे पूर्व में त्वा प्रत्यय पढ़ा था, तो त्वा प्रत्यय भी कर या कर के अर्थ में लगाया जाता था। वैसे ही यह लेप प्रत्यय भी कर या कर के अर्थ में लगाया जाएगा। लेकिन उसमें और इसमें अंतर इतना ही है कि जब हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं तो उसमें यह शर्त होती है कि धातु से पूर्व कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें यह होता है कि अगर आप लेप प्रत्यय कहीं लगा रहे हो तो वहाँ धातु से पूर्व उपसर्ग होना जरूरी है।
अगर कहीं लेप प्रत्यय लगा रहे हो तो आपको उससे पूर्व उपसर्ग भी लगाना जरूरी है। बिना उपसर्ग के लेप प्रत्यय किसी धातु के साथ में आप नहीं लगाया जा सकता और नहीं लगा सकते, यही दोनों में अंतर है। तो क्या है कि अगर धातु से पूर्व कोई उपसर्ग हो, ऐसी धातु से पूर्व कोई उपसर्ग लगा हुआ हो और उसका अर्थ हमें कर या करके बनाना है, तो वहाँ हम त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय लगा सकते हैं। जहाँ हमने त्वा प्रत्यय जोड़ा था उसी के स्थान पर लेप प्रत्यय हम लगा सकते हैं, बट शर्त यह है कि उससे पूर्व हमें कोई उपसर्ग जोड़ना जरूरी है। तो देखिए इनके उदाहरण क्या है और इनकी क्या पहचान है। जैसे उपसर्ग प्लस धातु प्लस प्रत्यय और बना हुआ शब्द, नया शब्द। धातु है सम, सॉरी उपसर्ग है सम, धातु है भू और प्रत्यय है लेप, क्या बनेगा समभूय। तो सम धन भू धन लेप क्या बनेगा समभूय। समभूय का मतलब है कि होकर के। अब इसका अर्थ भी क्या आया है कर या करके, शंभु यानी होकर या होकर के। तो जहाँ कर या कर के अर्थ में किसी धातु से पूर्व अगर कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो वहाँ सदा लेप प्रत्यय प्रयुक्त किया जाता है। अगर इसी के साथ में अगर हम इन उपसर्ग को हटा देंगे तो लेप के स्थान पर कौन सा हो जाएगा त्वा प्रत्यय हो जाएगा। अगला है उपधन कृ धन लेप, क्या बन जाएगा उपकृत्य। आधन गम धन लेप क्या बनेगा आगत्य। उत्धन त्रिधन लेप उत्तीर्य यानी उत्तीर्ण होकर आकर। विधन जी धन लेप विजीत्य जीत कर या जीत करके। आधन दा धन लेप आदाय यानी लेकर या लाकर। समधन दृश्य धन लेप समदृश्य देख कर। विधन ज्ञा धन लेप विज्ञाय। प्रधन विष धन लेप प्रविश्य। प्रिधन तेज धन लेप प्रीतेजे। तो ये इस तरीके से इसके उदाहरण है। बट विद्यार्थी आपको ये ध्यान रखना है कि किसी धातु से पूर्व उपसर्ग है तो वहाँ ही लेप प्रत्यय लगाया जाएगा। अगर किसी धातु से पूर्व उपसर्ग जुड़ा हुआ नहीं है तो वहाँ लेप प्रत्यय भी नहीं लगाया जाएगा। उसके स्थान पर कौन सा प्रत्यय हो जाएगा त्वा प्रत्यय हो जाएगा। अब इसकी पहचान देखिए, पहचान देखने से ये सारा हमें ज्ञात हो जाएगा। अगर किसी शब्द के अंत में यह लगा हुआ हो और वह शब्द किसी उपसर्ग से प्रारंभ हो रहा हो तो वहाँ लेप प्रत्यय होगा। विद्यार्थियों आपको यह ध्यान देना है कि ऐसा शब्द जिसके अंत में यह लगा हुआ हो, ऐसा शब्द जिसका अंतिम अक्षर अंतिम वर्ण क्या है यह है, लेकिन ध्यान दूसरी मेन शर्त यह है कि वह शब्द किसी उपसर्ग से शुरू होना चाहिए। ऐसा शब्द कोई उपसर्ग से शुरू हो रहा हो और उसके अंत में अगर यह लगा हुआ है तो वहाँ सदा लेप प्रत्यय होगा। जैसे शब्द देख ले संभूय अंत में यह है उपकृत्य आगत्य उत्तीर्य विजित्य आदाय समदृश्य विज्ञाय प्रविश्य प्रीतिजय। सबके अंत में क्या है यह और सभी के प्रारंभ में क्या जुड़ा हुआ है उपसर्ग। तो ऐसा शब्द जिसके अंत में यह लगा हुआ हो और प्रारंभ में कोई उपसर्ग है तो वहाँ सदा लेप प्रत्यय होगा। और इस तरीके से अपना ये लेप प्रत्यय भी पूरा हो गया।